जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर स्वरण सिंह साहब। आप विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में, और आप जो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाह रहा था G20 के हवाले से। आप G20 को कैसे देख रहे हैं कि बेसिकली आप समझते हैं कि इंडिया इससे क्या अचीव करना चाह रहा है इस समिट से? एक चीज़, कई लोग कह रहे हैं इमेज अचीव करना चाह रहा है, कई लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी अगला इलेक्शन जीतना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो समथिंग के ये क्योंकि एक टर्न थी इंडिया की, तो इंडिया को एक अच्छा मौका मिला है वह दुनिया को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी पावर और अपना जो एक नया इंडिया जो आजकल बात की जा रही है, दिस इज अ न्यू इंडिया, वो दिखा रहा है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? कमर, सबसे पहले तो क्या चीज़ मुश्किल में है, उस पे ध्यान होता है कि उसको कैसे जीता जाए। तो आपने कहा कि कई अटकलें लगा रहे हैं लोग कि क्या जीतना चाहता है भारत G20 की प्रेसिडेंसी से। प्रधानमंत्री मोदी नया जो इलेक्शन आने वाला है अगले साल, उसको जीतेंगे या यही या नहीं जीतेंगे, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन है नहीं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वो अगली बार फिर से इलेक्शन जीत जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पूरा ध्यान उस पर फोकस्ड होगा इस वक्त। G20 एक बहुत ही खास इंटरनेशनल फोरम है। जैसे आपने बार बार सुना भी होगा कि दुनिया की 85% जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो केवल एक इस फोरम के देशों का है अपना। और इन 19 सबसे बड़ी इकोनॉमीज के साथ साथ यूरोपियन यूनियन उसमें ज्वाइन करता है 20वां। पर इस बार जो समिट मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि करीब जो 20 मेंबर तो आएंगे ही, उसके साथ 9 और गेस्ट कंट्रीज होंगे, और शायद 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO या WTO, आसियान वगैरह उसमें शामिल होंगे। तो ये एक बहुत ही खास फोरम है जो पूरे विश्व में दो चीज़ें अपने आप में समेटता है। पहला तो ये कि ये अपने आप में बहुत ताकतवर है। जो भी डिसीजन यहाँ होंगे उसको इम्प्लीमेंट करना आसान होगा, क्योंकि आपने कहा कि सबसे ताकतवर देश, जो बड़े देश हैं, वो सब यहाँ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात जो शायद दूसरे कई इंटरनेशनल फोरम्स में नहीं है, वो ये कि ये G20 और उसके साथ जो जुड़े हुए देश हैं वो ग्लोबल पॉपुलेशन की, सारे देशों की रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। जैसे आज भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज के नजरिए से लोग देख रहे हैं। तो ये फोरम बड़ा खास है। उसको मोदी जी के इलेक्शन से जोड़ना, मुझे लगता है उसको फोरम को छोटा कर देना होगा। भारत के लिए ये G20 की जो प्रेसिडेंसी है, जो रोटेशन से हर साल नए देश को मिलती है, नए सदस्य देश को मिलती है, वो भारत के लिए फोरम तो खास है, पर भारत की अध्यक्षता क्यों खास है? भारत आज चाहे WHO की, सॉरी, आज चाहे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें या IMF की रिपोर्ट देखें, बार बार उन्होंने कहा कि आज बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़ी जो इकोनॉमीज हैं, उनमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी आज भारत है। पहले से ही वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और जल्द ही वो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। तो ये जो इंडिया का इकोनॉमिक राइज है, वो इस इकोनॉमिक फोरम, जो सबसे ताकतवर इकोनॉमिक फोरम है, उसकी प्रेसिडेंसी को फिर वो और भी खास बना देता है। और जाहिर है कि फिर जो एम्बिशन जो होगी भारत की, वो शायद मोदी के अगले इलेक्शन तक सीमित नहीं होगी। ये शायद एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि किस तरह से अपनी सोच जो है, अपना जो योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर। जो बड़ी बड़ी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं दुनिया भर में, उनको टैकल करने में, उनको सुलझाने में भारत किस तरह का योगदान कर सकता है, ये अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
तो मुझे लगता है कि भारत का पूरा ध्यान उस तरफ है। आपने देखा कि करीब ये समिट मीटिंग से पहले 200 से ज्यादा मीटिंग इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई हैं। हाल ही में एक मीटिंग कश्मीर में भी हुई, और ये 50 शहरों में अलग अलग जगहों में मीटिंगें हो रही हैं, और उसमें 32 बड़े मुद्दे हैं जिन पर ये मीटिंग्स बिठाई गई हैं। तो बहुत बड़ा एक तरह से राष्ट्रीय उत्सव, नेशनल फेस्टिवल की तरह ये है, क्योंकि भारत इसको देखता है कि ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है भारत को अपना दृष्टिकोण, अपनी सोच, अपना जो विचार है उसको आगे बढ़ाकर दिखाकर किस तरह से वो दिशा निर्देश, डायरेक्शन क्या डायरेक्शन देना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय इस बड़े फोरम को, ताकि बड़ी बड़ी चुनौतियों से कुछ हद तक सुलझाया जा सके उनको। तो ये बड़ी चुनौती है, बड़ा अवसर है, मौका है भारत के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भारत का ध्यान है वो बड़े मुद्दों को किस तरह से टैकल करना है, और भारत को किस तरह से ये एक मौका और अवसर मिला है अपना योगदान और अपना जो छवि है, अपना जो साख है, जो रुतबा है भारत का, उसको सामने लाकर खड़ा करना, वो मुझे लगता है ज्यादा ध्यान है इस वक्त भारत की जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है भारत की, कि G20 की प्रेसिडेंसी को, अध्यक्षता के मौके को किस तरह से हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें अपना योगदान दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अक्सर जितने भी बड़े फोरम्स होते हैं वहाँ पे कंसेंसस नहीं बिल्ड पा रहे होता, डिवीजन रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इंटरनेशनल प्रेस ने भी ये कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया को G7 बुलाया गया तो वहाँ पे वो चाहते थे कि सब यूक्रेन के ऊपर कंसेंसस पैदा करें। आपको लगता है कि इंडिया का क्या बेंचमार्क है कि किन चीज़ों पे फॉर एग्जांपल मिनिमम कंसेंसस ज़रूर होना चाहिए? और फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक मेमो भी लीक हुआ था शायद, जिसमें आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोवल साहब हैं, वो ये कह रहे थे कि हम जो है वो रशिया को इस तरह नहीं पिन पॉइंट होने देंगे या टारगेट होने देंगे। तो पाकिस्तान की नरबानी खैर का भी एक मेमो लीक हुआ था, वो इकट्ठे ही वॉशिंगटन पोस्ट ने वो किए थे। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर, कि किन में आप समझते हैं कि किन एजेंडाज के ऊपर विच आर बेसिकली इम्पोर्टेंट टू, जिनको इंडिया समझता है कि इम्पोर्टेंट है, और उनके ऊपर वो एक कंसेंसस जो है वो जनरेट कर पाएंगे इन G20, ताकि इंडिया का स्टेचर या इंडिया को एज ए रिस्पॉन्सिबल या एक मिड साइज या रीजनल पार जो है वो सारे ममालिक जो हैं वो तस्वर करें। बहुत ही खूबसूरत सवाल कमर आपने पूछा है। जब आपके सामने कोई समस्या ना हो तो फिर अपना नेतृत्व, अपनी लीडरशिप दिखाने का मौका भी फिर आपको नहीं मिलता है। ये जो G20 का शिखर सम्मेलन या समिट मीटिंग हो रही है, वो बहुत ही जटिल, कॉम्प्लेक्स हालात में हो रही है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वव्यापी महामारी, जो पेंडेमिक जिसको कहते हैं, कोरोना वायरस का, उसने कमर तोड़ रखी है ज्यादातर दुनिया की इकोनॉमीज की। G7 की बात करें तो उसमें भी 7 में से 5 देशों की डिसेलरेशन, मतलब उनका नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, बहुत ग्रोथ कम हो गया है। और उस महामारी से जो इकोनॉमिक नुकसान हुआ, उससे समाज में समस्याएं, जो सोशल कई चीजें, वो भी ज्यादा जटिल हो गई। ये तो हुआ महामारी के चलते इकोनॉमिक पर जो असर हुआ पूरी दुनिया के। फिर उसके बाद ये यूक्रेन, जो आपने वॉर की जिक्र किया, यूक्रेन युद्ध के चलते भी और जियोपॉलिटिक्स और जटिल हो गया। रूस चाइना एक तरफ, उसके दोस्त एक तरफ, और अमेरिका और यूरोपियन देश और कुछ दोस्त दूसरी तरफ, और भारत ने बड़ी मुश्किल से, आप देखें ये 1.5 साल में, अपनी जो एक प्रोएक्टिव न्यूट्रलिटी की पॉलिसी है उसको किसी तरह से बनाए रखा है। तालमेल दोनों तरफ बनाया हुआ है, रशिया से भी अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका से भी अच्छे हमारे रिश्ते हैं। तो ये जो हालात इतने कॉम्प्लेक्स हैं, उलझे हुए हैं, शायद उसी में एक जिम्मेदारी मिलती है भारत को कि क्या वो ऐसे उलझे हुए माहौल में कोई किसी इनिशिएटिव पर कंसेंसस बना सकता है। आपने ठीक कहा कि सारे जो डिसीजन है, निर्णय है, वो कंसेंसस से लिए जाने वाले हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या एक मेज पर, एक कमरे में बैठ भी पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे? क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आएंगे या नहीं आएंगे? तो ये जटिल समस्याएं जो हैं, उसके चलते मुझे लगता है कि भारत की जो लीडरशिप है
उसके ऊपर जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और यदि किसी हद तक वो सफल होता है G20 समिट को सक्सेसफुल बनाने में, बहुत से मुद्दे हैं G20 समिट के आगे, उनमें से कुछ मुद्दों पर भी यदि सहमति बनती है, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त यह है कि क्या अमेरिका के और रूस के राष्ट्रपति आपस में एक टेबल पर बैठेंगे, और हो सकता है कि वो क्या एक बायलैटरल बात भी करेंगे, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर समस्याएं जो हैं वो यदि ये दो नेता आपस में तालमेल बना लेते हैं और भारत वो तालमेल बनाने में कुछ कंट्रीब्यूट करता है, योगदान करता है, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी सफलता होगी। फिर उसके बाद चाहे वो क्लाइमेट चेंज के, क्लाइमेट जस्टिस की बात हो, क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो, क्लाइमेट मिटिगेशन की बात हो, या दूसरा फिर वो इकोनॉमी की डिसेलरेशन है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, पेंडेमिक की प्रॉब्लम है, नॉर्थ साउथ के गैप की प्रॉब्लम है, बहुत समस्याएं हैं जिन पे बात बननी चाहिए। पर यदि ये दो नेता आपस में इनका तालमेल थोड़ा सा भी सुधरता है, अच्छा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि बाकी मुद्दों को सुलझाने में थोड़ी सी और आसानी होगी। तो ये माहौल इतना उलझा हुआ है, मुझे लगता है ये अपने आप में एक जिम्मेदारी भी है भारत के लिए कि इतने मुश्किल माहौल में किस तरह से आपसी में जो तालमेल बनाना है, जो कंसेंसस बनाना है बड़े बड़े मुद्दों पर, वो किस तरह से बनेगा। तो अभी तक जो आप देखें कि पिछली दो जो मीटिंग हुई हैं, चाहे वो G20 फॉरेन मिनिस्टर की जैसे मीटिंग हुई थी मार्च में, 1-2 मार्च को, तो सर्गेई लावरोव और एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के और रूस के जो विदेश मंत्री थे, वो ना केवल मल्टीलेटरल मीटिंग में बैठे, उनका बायलैटरल भी आपस में बातचीत हुई। तो क्या इसी तरह से राष्ट्रपति जो है अमेरिका के और रूस के, उनकी भी बातचीत हो पाएगी? मुझे लगता है कि वो एक ब्रेक थ्रू होगा यदि भारत इस तरह की कोई चीज कर पाता है। और उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। भारत पाकिस्तान की बात कर ले, भारत पाकिस्तान में भी देखो, आपके डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में नहीं आए थे, पर आपके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में आए, और उससे एक और उम्मीद हो जाती है कि शायद शहबाज शरीफ जो आपके वजीर आजम है, वो भी शायद, प्रधानमंत्री भी अपनी शिखर सम्मेलन में अब आएंगे। ये जो SCO की मीटिंग्स हैं, तो मल्टीलेटरल फोरम्स जो चाहे वो, इस वक्त भारत जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रेसिडेंसी उसके पास है और G20 की भी प्रेसिडेंसी उसके पास है। तो ये जो मल्टीलेटरल फोरम में कभी कभी बायलैटरल चीजें हो जाती हैं, जैसे भारत चीन G20 की मीटिंग में या SCO की मीटिंग में, दोनों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग जुलाई में और सितंबर में यदि भारत आते हैं, तो क्या कोई आपस में जो टेंशन है इंडिया चाइना बॉर्डर की, उसका कोई रास्ता निकलेगा, उसकी कोई ब्रेक थ्रू निकलेगी? तो एक तो ये है कि G20 के अपने जो मैंडेट उनकी है, जो जिम्मेदारी है, जो उनकी अपनी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको एड्रेस करना। उसके साथ साथ कई छोटे छोटे बायलैटरल उसमें होते हैं। वो बायलैटरल भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां भारत अपना योगदान कर सकता है, रिश्ते बढ़ा के आगे कर सकता है। तो ये सब चीजें, जैसे आप देखें कि हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरेबिया के रिश्ते में थोड़ा सा टेंशन है, तो सऊदी अरेबिया भी यहाँ बैठेगा G20 शिखर सम्मेलन में, और अमेरिका भी यहाँ बैठेगा। तो उन बायलैटरल्स में भी तालमेल बढ़ाने में, अच्छा करने में बड़ा अच्छा मौका मिल सकता है भारत को। और भारत की पूरी कोशिश होगी कि इतने जो उलझे हुए माहौल में G20 की समिट मीटिंग है, उसमें यदि लीडर्स का आपस में इक्वेशंस बेहतर हो जाता है, तो कंसेंसस बनाने में आसानी होगी, और कंसेंसस बनता है तो जो डिसीजन लिए जाएंगे वो लेना आसान होगा और उनको इम्प्लीमेंट करना भी आसान होगा। अच्छा सर, इसमें एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एक तो ये, फॉर एग्जांपल, अभी मैं देख रहा था कि US की एक कांग्रेशनल कमेटी है, वो ये चाह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो नेटो प्लस अरेंजमेंट करे, और जिसमें दे वांट इंडिया टू बी पार्ट ऑफ दैट। ऑन दी अदर हैंड, इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है और ग्लोबल साउथ की डिस्कशन करना चाहता है। सो ये ग्लोबल साउथ के जो चैलेंजेस हैं, वो कहते हैं जी हम नॉर्थ को बताएंगे कि जी हम आपका ये मुकदमा है, ये इश्यूज हैं जो साउथ में चैलेंजेस हैं, वो डेट्स के रिलेटेड हों, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की रिकंस्ट्रक्चरिंग के इश्यूज हों, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ये हो। आपको क्या लगता है कि वेयर वुड इंडिया एंड अप? क्या इंडिया विल एंड अप समवेयर इन के जी नेटो प्लस अरेंजमेंट में एंड अप हो जाएगा? क्योंकि अगर आप वहां चले जाते हैं तो वो एक और ऑप्टिक्स क्रिएट होगा, लेकिन अगर आप ग्लोबल साउथ की बात करते रहते हैं तो दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कई लोग कहते हैं कि उनका ये भी ख्याल है कि द वेस्ट हैज सम पेशेंस कि भाई इंडिया अगर इतना रेजिस्ट करेगा, बीइंग न्यूट्रल और बीइंग नॉन अलाइंड इन 70s 80s वाज वर्केबल,
but being non-aligned and being neutral in 2030s will be difficult because the discussion यहाँ पे आ गई. So इंडिया नेटो प्लस अरेंजमेंट में जाता है तो उसके क्या ऑप्टिक्स देखते हैं, क्योंकि फिर शायद ग्लोबल साउथ की डिस्कशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए. डू यू थिंक ऐसी कुछ चीज या ऐसी हो सकती है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? इसका जवाब मैं अब थोड़ा एक एकेडमिक तरीके से आपको दूंगा. भारत की जो नब्ज है, जो डीएनए है भारत का, वो हमेशा से गोल्डन मीन की बात करता है. वो कोई भी एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब किसी भी मिलिट्री अलायंस के साथ, चाहे वो अमेरिका का मिलिट्री अलायंस हो या रूस का मिलिट्री अलायंस हो, वो किसी भी मिलिट्री अलायंस से जुड़ना नहीं चाहता. तो आपने देखा कि यूक्रेन वॉर के चलते भी बहुत दबाव, बहुत प्रेशर भारत पे आया. हमारा जो ट्रेडिशनल दोस्त है, फ्रेंड है रूस, उसकी तरफ से भी ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि भारत उसके साथ खड़ा हो. भारत का पिछले करीब 2 दशकों से, करीब 15-20 साल से जो बहुत अच्छी दोस्ती अमेरिका से बन रही है, अमेरिका की तरफ से भी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि हम अमेरिका के साथ खड़े हों, उनकी भाषा में बात करें. पर ये मुश्किल, जो डिफिकल्ट पॉलिसी है कि आपने न्यूट्रलिटी अपनी बनाए रखनी है, वो अभी तक भारत ने बनाए रखी हुई है. और मुझे लगता है कि सारी जो बड़ी शक्तियां हैं, रूस, चीन, अमेरिका, यूरोपीय देश, वो धीरे धीरे अब समझने लगे हैं कि भारत भाई किसी के साथ भी पिछलग्गू नहीं बनेगा, वो बैंड बैगनिंग नहीं करेगा किसी के साथ भी. वो अपनी बात खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर करेगा. तो ये बात धीरे धीरे इसको रिकॉग्निशन या मान्यता मिलनी शुरू हो गई है. ये रही मोटे तौर पे पहली बात. दूसरी बात ये कि आज के माहौल में आपने देखा कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नॉन अलाइनमेंट से हट कर आगे होके मल्टी अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी हो गई है. और उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हम करते हैं कि टैक्टिकल लेवल पर थोड़ा बहुत मैन्यूवर कर सकते हैं इधर उधर. वो इसलिए कि लॉन्ग टर्म में जो राष्ट्र हित, नेशनल इंटरेस्ट भारत के हैं, वो ध्यान में रहे, उनको परस्यू करना है भारत में. तो इसके चलते जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान से हैं, आपको सबसे खूबसूरत जो उसकी उदाहरण होगी, एग्जाम्पल होगी, वो ये होगी कि आज भारत मिडिल ईस्ट में जाके देखें तो जो देश आपस में बात नहीं करते हैं, वो सारे देश भारत से बात करते हैं. सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इजराइल, भारत के सारे अच्छे दोस्त हैं. आपस में उनका जितना भी तनाव रहे, इसीलिए आप देखो कि अमेरिका ने जब एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया इंडो पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस का, उसके बाद मिडिल ईस्ट में भी एक ऐसा क्वाड बनाया उन्होंने, यूएई, इजराइल, इंडिया एंड अमेरिका. अब उन्होंने कहा कि इंडिया मिडिल ईस्ट में एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल पावर है, इसलिए वो क्वाड में इंडिया को भी ऐड किया. तीसरी बात कि ये अमेरिका रिकॉग्निशन छोड़ दीजिए, अब देखिए हिंदुस्तान की, भारत की अपनी नीति क्या है. भारत की नीति है मल्टी अलाइनमेंट, मतलब सबसे जुड़ के चलना है, चाहे वो रूस और अमेरिका हो, जो बड़ी, जिनको सुपर पावर मान सकते हैं, या फिर मिडिल पावर्स हो, जिनको इमर्जिंग इकोनॉमीज भी कहते हैं, चाहे वो ब्रिक्स को देख लें, या फिर दूसरे आसियान के साथ देख लें, और या फिर ग्लोबल साउथ की जो आपने बात की. अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी गए हुए थे. वहां एक 14 देशों का, पैसिफिक कंट्रीज का एक फोरम है, भारत के साथ उनकी समिट मीटिंग होती है, ये तीसरी समिट मीटिंग थी. तो बेसिकली भारत चूज नहीं करना चाहता कि भाई रूस से जुड़े या अमेरिका से जुड़े. जब बड़ी शक्तियों से जुड़े, छोटी शक्तियों को, छोटे देशों को, कम विकसित देशों को, लीस्ट डेवलप्ड या लेस डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज को, वो सबके साथ तालमेल बनाकर अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है, और यहाँ यहाँ वो जो जो कंट्रीब्यूट कर सकता है वो करना चाहता है. आज भारत जब ग्लोबल साउथ से मिलता है तो इसलिए मिलता है कि ग्लोबल साउथ की जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल G7 जैसे विकसित देशों के, डेवलप्ड कंट्रीज के फोरम में, उनमें भारत डेवलप जो ग्लोबल साउथ की वो आवाज बन के पहुंचना चाहता है. तो ये जो पूरी दुनिया के देशों से, चाहे वो एडवांस्ड कंट्रीज हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, इमर्जिंग इकोनॉमीज हो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हो, सबके साथ भारत का जो तालमेल है वो बढ़ाने की कोशिश है. और कुछ हद तक आप देखते भी हैं कि तालमेल अच्छा है भारत का सारे देशों के साथ. तो वही कि कोशिश ये है कि भारत को कोई खेमे नहीं चुनने पड़े कि ये
राइट का खेमा है, ये लेफ्ट का खेमा है, या एडवांस कंट्रीज का खेमा है, या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का खेमा है। भारत आज, हम अक्सर कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। भारत जो आज है वो सबसे तेज बढ़ती हुई 5वें नंबर पर इकोनॉमी है। भारत जो है वो एक तरह से अपने आप में अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी बात कह सकता है, तो उसको कोई भी खेमे चुनने न पड़े, ये उसकी लगातार कोशिश रहती है। और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई जोर जबरदस्ती होगी भारत पर कि नहीं आप एक को चुने। अभी तक तो भारत ने कोशिश की है कि वो सबके साथ जुड़े, इसीलिए वो सबको साथ लेके आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो भारत की विदेश नीति में साफ नजर आती है। उम्मीद ये करते हैं कि G20 में भी और दूसरे रिश्तों में भी ये लगातार कोशिश कुछ हद तक सक्सेसफुल रहेगी। हाँ, कोशिश लगातार इसमें बनी रहनी चाहिए, क्योंकि चुनौतियां तो जरूर हैं इस रास्ते में। हर देश, हर खेमा चाहता है कि भारत उसी के साथ जुड़े, पर वो हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये लेट्स सी कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस आते हैं, और पर्टिकुलरली इंडिया जो है वो साउथ, ग्लोबल साउथ की डिबेट को कैसे लेकर के चलता है। और मेरा ख्याल है इस वक्त दुनिया का एक ही मुल्क है जो कॉन्टीन्यूसली, मैंने बैक इन 2017 हम देखते थे चाइना इसकी बड़ी बात करता था, उन्होंने तो छोटा मोटा इस पर काम भी किया, लेकिन प्राइमरली जिस तरह इंडिया इस पर बात कर रहा है, ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, और इसमें से क्या नताइज निकलते हैं, क्या होता है, वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर स्वालन सिंह साहब। इट इज़ प्लेयर टॉकिंग टू यू, सर बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।